स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज चैप्टर में से काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हेडिंग कंप्लीट यहाँ तक, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर पढ़ लिया था। इसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में जो 2-3 बातें हम लोगों ने समझी थी कि ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स में आए वो इंस्पायरेशन, और लंग्स के एयर बाहर जाए वो एक्सपायरेशन। बस सवाल ये है कि आखिर क्यों एयर आएगी और क्यों एयर जाएगी। तो उसके पीछे बताया था प्रेशर में डिफरेंस या प्रेशर ग्रेडियंट उसको कहते हैं। कैसे? अगर लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, अगर लंग्स के अंदर प्रेशर कम है तो लंग्स के अंदर हवा आएगी, और अगर लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो हवा बाहर जाएगी। लेकिन सवाल ये था कि लंग्स के अंदर का प्रेशर जिसका नाम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कैसे चेंज होता है। तो वो चेंज होने के लिए वॉल्यूम चेंज करना पड़ता है लंग्स का। और लंग्स का वॉल्यूम कब चेंज होता है? जब हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज करते हैं। और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कौन चेंज करता है? डायाफ्राम और इंटरकास्टल मसल। कैसे चेंज करते हैं वो भी सुना था क्या? कि जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ता है, जबकि जब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डार्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ता है। घुमा फिरा करके थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। और जब पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाएगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा और हवा अंदर आ जाएगी। उसके बाद सिर्फ रिलैक्सेशन करते हैं, डायाफ्राम को भी रिलैक्स करते हैं, इंटरकास्टल मसल को भी रिलैक्स करते हैं, जिससे डायाफ्राम भी अपनी जगह पहुंच जाता है, रिब और स्टर्नम अपनी जगह पहुंच जाते हैं, और थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाता है, पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है, और हम कहते हैं एयर बाहर निकल गई। तो ये हो गया क्या? एक्सपायरेशन। ये जनरल बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी में ये था कि 4 तो वॉल्यूम है और 5 कैपेसिटी हैं। सामान्य सांस लेने में जो एयर आए या जाए वो टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में जो आए वो IRV, जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जाए वो ERV, और जो अंदर रह जाए वो RV। इतनी सी बात। वैल्यू कितनी थी? टीवी कितनी थी? 500 ml, और IRV 2500 से 3000 ml, और ERV 1000 से 1100, और RV 1100 से 1200। बस इतनी सी बात। फिर यह था कि जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो कुछ कैपेसिटी बनेंगी। जैसे अगर टीवी में IRV जोड़ दोगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनेगी, टीवी में ERV जोड़ दोगे तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनेगी। ठीक है। और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दोगे तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनेगी। IRV, ERV और टीवी 3 जोड़ दोगे तो वाइटल कैपेसिटी बनेगी, और चारों जोड़ दोगे तो टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये याद रखना कि इसमें क्या जोड़ना है। अगर टीवी में IRV जोड़े तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और टीवी में ERV जोड़ दे तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और ERV और RV जोड़ दे तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। टीवी प्लस IRV प्लस ERV वाइटल कैपेसिटी, और टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV सब जोड़ दो तो टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, बस इतनी सी बात। चलिए, आज हेडिंग है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। रेस्पिरेशन के जो हम लोग स्टेप पढ़े थे, रेस्पिरेशन के जो हम लोग स्टेप पढ़े थे उसमें कुल 5 स्टेप थे। पहला कौन सा था? ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा ही स्टेप यही था, क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और तीसरा कौन सा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। चौथा फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और पांचवा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हेडिंग डालिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो हम बना रहे हैं, आप बना लीजिए। एक्सचेंज ऑफ गैसेज हेडिंग डाल दीजिए, और जो डायग्राम बना रहा हूं वो बना लीजिए।
एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कुछ डाटा भी हमको याद रखना है, लेकिन रटेंगे नहीं, उसका एक फ्लो है, वो दिमाग में रखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगे। जैसे सामने ये एनसीईआरटी में डायग्राम इस टाइप का बना हुआ है, उसी को हमने यहाँ बनाया है। पहले तो फ्लो देख लीजिए क्या हो रहा, ब्लड का फ्लो कैसे होता है। तो ब्लड का फ्लो ये है कि ये है राइट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल ब्लड को इसमें पंप करता है, किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके एल्वियोलाई तक जाती है। एल्वियोलाई से ब्लड जब वापस हार्ट को आता है तो मतलब इधर को ब्लड गया था, वो डीऑक्सीजनेटेड था, और ये जो ब्लड इधर की तरफ वापस आ रहा है ये पल्मोनरी वेन में है, जैसे कि ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आएगा, यहाँ से वेंट्रिकल में जाएगा, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप कर देगा, तो जब वो इसमें पंप करेगा, किसमें पंप करेगा, सिस्टमिक आर्टरी। तो चूंकि आया क्या था, ऑक्सीजनेटेड, तो पंप भी कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप होगा। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक आर्टरी से, आर्टीरियोल से होते हुए फाइनली टिश्यू तक पहुंचेगा, और टिश्यू पर ये ब्लड इधर से इधर जो आया है वो ऑक्सीजनेटेड है, और टिश्यू से जो ब्लड निकलेगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक वेन के द्वारा फाइनली कहाँ आ जाएगा, तो फाइनली पहुंच जाएगा इसमें, और फिर से राइट वेंट्रिकल में, और ऐसे होते हुए चक्कर पूरा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि राइट वेंट्रिकल का ब्लड गया कहाँ, लंग्स, एल्वियोलाई, वहां से वापस आया एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ चला गया, टिश्यू, टिश्यू से वापस आया कहाँ, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और फिर ऐसे सर्कल पूरा होता रहा। बस ये याद रखना है कि किसमें ऑक्सीजनेटेड है और किसमें डीऑक्सीजनेटेड है। तो ऐसा कोई भी ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें ऑक्सीजन थोड़ी सी कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड लंग्स को गया है वो डीऑक्सीजनेटेड, और जो ब्लड वापस आया है वो ऑक्सीजनेटेड। जो सिस्टमिक आर्टरी में है वो ऑक्सीजनेटेड, जो टिश्यू को पहुंचा है वो ऑक्सीजनेटेड, जो टिश्यू से निकला है वो डीऑक्सीजनेटेड, और जो वेन में है वो डीऑक्सीजनेटेड। अब एक्सचेंज का मतलब देख लो क्या है, होता क्या है कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की एल्वियोलाई पर पहुंचता है तो यहाँ दो काम कहते हैं। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल के कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाएगी, ब्लड में। मतलब ऑक्सीजन आई और कार्बन डाइऑक्साइड गई, तो ये एक्सचेंज हुआ ना। ब्लड ने क्या किया, ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया और ऑक्सीजन लिया, मतलब एक के बदले दूसरा आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सचेंज। किसका, O2 और CO2। तो चाहे इसे भी तो कह सकते हो, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। फिर यहाँ देखो, जब ब्लड टिश्यू पर पहुंचता है तो O2 निकल के किस में जाती है, टिश्यू में जाती है, और CO2 निकल किस में आती है, ब्लड में। तो फिर वही हाल है, यहाँ ब्लड O2 दे रहा है और बदले में CO2 ले रहा है, तो फिर से एक्सचेंज कर रहा है। भाई कोई चीज दो और बदले में कुछ लो, बदले में लेने का मतलब ही तो एक्सचेंज होता है। तो ये भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो पहला सवाल ये है, अब यहाँ से काम की बात शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि हम लोगों की बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम और टिश्यू को मिला करके एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 या एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ कहाँ होता है, तो कहोगे दो जगह होता है। एक एल्वियोलाई और ब्लड के बीच होता है, और दूसरा ब्लड और टिश्यू के बीच होता है। ये एल्वियोलर सरफेस है, इसको लंग सरफेस भी कह सकते हैं, ये टिश्यू सरफेस है। तो पहला सवाल तो यही है कि एक्सचेंज कहाँ होता है, तो कहोगे दो जगह होता। पहला एल्वियोलाई और ब्लड के बीच, और दूसरा ब्लड और टिश्यू के बीच। एल्वियोलाई और ब्लड के बीच जो एक्सचेंज हुआ उसको कहते हैं एल्वियोलर सरफेस पर हुआ, और जो ब्लड और टिश्यू के बीच हुआ वो टिश्यू सरफेस पर। जैसे आप ये बताओगे, एग्जामिनर आपसे पूछेगा बताओ प्राइमरी साइट कौन सी है, मेन साइट कौन सी है, तो आप सोचो अगर हम ये एक्सचेंज बंद कर दें, लंग्स के सरफेस वाला हम एक्सचेंज
बंद कर दें तो ये एक्सचेंज अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो प्राइमरी साइट कौन सी है, तो प्राइमरी साइट एल्वियोलाई की सरफेस ही है जो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच होता है। पहले ये 3 बातें लिख लीजिए। Exchange of gases O2 CO2 takes place at 2 जगह। पहली है बिटवीन alveoli एंड ब्लड, मतलब कौन सी सरफेस, एल्वियोलर सरफेस। और दूसरा कहां हो रहा है, ये B/W का मतलब बिटवीन लिखा है ना, बिटवीन ब्लड एंड कहां, और ये क्या है, टिश्यू सरफेस। जैसे आप ये आंसर दोगे वैसे एग्जामिनर पूछेगा प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या है, तो एल्वियोलाई या एल्वियोलर सरफेस, तो दूसरी लाइन लिख लेंगे। प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या है, तो कहोगे एल्वियोलाई, या ना मिले तो एल्वियोलर सरफेस। ठीक है। अब सवाल ये है असली कि अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है कि लंग्स के सरफेस पर O2 CO2 का एक्सचेंज होता है और टिश्यू के सरफेस पर भी O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। क्यों होता है, कोई ना कोई तो कारण होगा ना भाई, बगैर कारण तो कुछ होता नहीं है, तो कारण तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या कारण है, लिख ले यहां तक। क्या कारण हो सकता है, तो अभी देखिएगा, यही समझना है, इसका जो कारण है वही आपके काम का क्वेश्चन है। हो गया। अगर लिखने में कुछ छूट जाएगा तो PDF भेजेंगे, अगर मान लीजिए कुछ छूट जाए तो उससे आप लिख लीजिएगा, या डायग्राम बनाने में छूट जाए उससे आराम से आप लिख लीजिएगा। जरा इधर आओ, देखो फिर से, जो चीज दिख रही है कि लंग्स के सरफेस पर O2 एल्वियोलाई से निकल के ब्लड में आ रही है, जबकि टिश्यू के सरफेस पर CO2 निकल के एल्वियोलाई में जा रही है। यहाँ देखो, ब्लड से निकल के टिश्यू में आ रही है ऑक्सीजन, जबकि CO2 टिश्यू से निकल के ब्लड में जा रही है। तो कुछ तो कारण होगा, तो ध्यान से देखिएगा। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 104 है, जबकि जो ब्लड आया है उसमें ऑक्सीजन का क्या है, 40। सीधी सी बात है, यहाँ पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पार्शियल प्रेशर कम है, तो भाई कोई चीज अपने हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलती है। तो भाई यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा, यहाँ ऑक्सीजन कम, तो सीधी सी बात है भाई एल्वियोलाई से निकल के ब्लड में आ जाएगी। अच्छा CO2 देखो, CO2 यहाँ 45 पर है, इसका पार्शियल प्रेशर 45 है, जबकि एल्वियोलाई में कितना है, 40। सीधी सी बात है भाई, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो यहाँ से CO2 ज्यादा है तो निकल के कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलाई में चली जाएगी। वही हाल यहाँ देखो, O2 कितने पर है, 95 पर है, जबकि यहाँ कितने पर है, 40। यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो भाई जहाँ ज्यादा होगी वहां से चलेगी, ब्लड से निकल के कहाँ आ गई, टिश्यू में। CO2 यहाँ देखो 45 पे है, यहाँ 40 पर, कहाँ ज्यादा है, टिश्यू में ज्यादा है, तो निकल कहाँ आएगी, ब्लड में। तो एक लाइन का केवल कॉन्सेप्ट है
एक्सचेंज क्यों हो रहा है, तो कहोगे प्रेशर में अंतर है। प्रेशर में अंतर को प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, या इसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 चाहे यहां हो रहा हो और चाहे यहां हो रहा हो, उसका कारण क्या है, प्रेशर में अंतर या कंसंट्रेशन में अंतर, और इसको प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। एक क्वेश्चन। दूसरा, ये अंतर क्यों अभी आगे बताएंगे। दूसरा सवाल है कि किस प्रोसेस से होता होगा। तो जब कभी कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो वो तो सिंपल डिफ्यूजन होता है। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, तो कहोगे सिंपल डिफ्यूजन होता है। और क्यों होता है, तब कहोगे प्रेशर में अंतर है या कंसंट्रेशन में क्या है, अंतर। और अंतर कहते क्या हो, ग्रेडियंट कहते हो। फिर लिखो, तो अगली लाइन इंपॉर्टेंट लिख लो, एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 टेक्स प्लेस बाई, किस प्रोसेस से बेटा, सिंपल डिफ्यूजन। और इसके पीछे कारण क्या है, तो कहोगे ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। अगर ये ना मिले तो क्या लगा दोगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये बताओ, ये हाई से लो हो रहा है कि लो से हाई हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो इसके नीचे लिख लीजिए, फ्रॉम केमिस्ट्री में पढ़े होगे, केमिस्ट्री में पढ़े होगे कि जब डिफ्यूजन होता है, केमिस्ट्री पढ़ाया गया होगा ना डिफ्यूजन, जब डिफ्यूजन होता है तो उसका रेट भी तो होता है। तो गैसियस एक्सचेंज में जो डिफ्यूजन हो रहा है उसका रेट होगा, उसको रेट ऑफ डिफ्यूजन कहोगे या रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज भी कहोगे। ये किस बात पर डिपेंड करेगा, यहां तक हो गया सबका। तो भाई अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट क्या होगा, कम होगा। यहां तक हो गया, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अभी फिर इस पेज पे आएंगे, ठीक है, तो जो छूटेगा लिख जाएगा। पढ़े बेटा, सिराज छूट गया, पूछा, हाँ लिख लो, जरा इधर आओ। पहला सवाल है कि जब यहाँ O2 CO2 का एक्सचेंज होता है तो डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन का रेट होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ गैसियस एक्सचेंज किस पर डिपेंड करेगा, तो कहोगे प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करेगा। भाई प्रेशर में अंतर ज्यादा होगा तो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्रेशर में अंतर अगर कम होगा तो रेट क्या होगा, कम होगा। लेकिन सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट पर ही डिपेंड नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन देखो, जैसे यहां से यहां आ रही है CO2 ब्लड में, और यहां से यहां O2 आ रही है ब्लड में। ब्लड में जब O2 आती है, ब्लड में जब CO2 आती है, तो जो गैस ज्यादा जल्दी ब्लड में घुल जाएगी, जो गैस ब्लड में ज्यादा जल्दी घुल जाएगी मतलब डिजॉल्व हो जाएगी, उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी उसका रेट क्या होगा, कम होगा। ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा। तो दूसरा फैक्टर क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। और तीसरा देखो भाई, यहां से निकल के यहां आ रहे हैं तो इस मेम्ब्रेन को पार नहीं करना पड़ेगा, और इस मेम्ब्रेन को भी तो पार करना पड़ेगा। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है इसको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं। लिखो ना, इधर देख लो बेटा जरा। अगर आपसे कहा जाए कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पतली है तो रेट जल्दी होगा, भाई पतली मेम्ब्रेन जल्दी पार,
और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मोटी कर दी जाए तो रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है, मोटाई, वो भी तो तय करेगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गैसियस एक्सचेंज में जो डिफ्यूजन हो रहा है उसका जो रेट है वो किन 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 बात पर डिपेंड करेगा, तो कहोगे 3 बात पर डिपेंड करेगा। पहला, प्रेशर में ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन में ग्रेडियंट, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और तीसरा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर आल मिले तो आल लगाएंगे, तीनों सही हैं। लेकिन कहीं अगर चूज करवा लिया तब समस्या खड़ी हो जाएगी। देखो क्या है, लिखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसियस एक्सचेंज डिपेंड ओवर, किस पर डिपेंड करेगा, तो 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला है प्रेशर में अंतर, क्या कहोगे, प्रेशर ग्रेडियंट। दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, और तीसरा है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अगर चौथा ऑप्शन ये दे दे ऑल करेक्ट, तो क्या लगाओगे, तो ऑल करेक्ट लगाओगे। लेकिन अगर चौथा ऑप्शन ना हो और चूज करवा ले कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही, तब तो सोचना पड़ेगा ना, नहीं सोचना पड़ेगा, तब तो सोचना पड़ेगा कौन सही है। तो याद रखिएगा मेन यही है, मेन फैक्टर कौन सा है, प्रेशर ग्रेडियंट। थोड़ा सा केमिस्ट्री का देख लेते हैं। एक बात केमिस्ट्री की यहां लिखी है, शुरू करें। जैसे इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई कंटेनर है और इसमें 2 गैस हैं, इसमें एक ए गैस है और इसमें एक बी गैस है, और यहां टोटल प्रेशर कुछ ना कुछ मान लेते कैपिटल पी है। तो कैपिटल पी जो टोटल प्रेशर है उसमें कुछ इसके द्वारा प्रेशर होगा और कुछ इसके द्वारा प्रेशर होगा, तभी तो टोटल पी प्रेशर होगा। केमिस्ट्री वाइज बताइए कि किसी पर्टिकुलर कंटेनर में यदि गैस का मिक्सचर है और उसमें 2 या 2 से ज्यादा गैसेज हैं, तो किसी एक गैस का भी कुछ प्रेशर होगा, किसी दूसरे गैस का भी कुछ प्रेशर होगा। एक गैस के प्रेशर को क्या कहते हैं, तो एक गैस के प्रेशर को कहते हैं, मान लेते हैं ए के द्वारा जो प्रेशर होगा उसको कहोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और अगर बी से पूछा जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्या हो, इसको स्मॉल पी कैपिटल ए नहीं कहते हैं। अगर इसका प्रेशर पूछा जाए तो स्मॉल पी कैपिटल बी कहते हैं। ये बायोलॉजी नहीं है, केमिस्ट्री है। फिर से सुन लेते हैं, किसी गैसियस मिक्सचर में किसी एक गैस के द्वारा जो प्रेशर कंट्रीब्यूट किया जाता है टोटल प्रेशर में, उसको उसका क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। अब इसका कॉन्सेप्ट यहाँ है, जैसे ब्लड में O2 भी है CO2 भी है, तो मिक्सचर है कि नहीं है, दोनों है। अगर O2 CO2 दोनों हैं तो O2 का भी कुछ प्रेशर होता होगा और CO2 का भी प्रेशर होता होगा। इस प्रेशर को कहोगे क्या, तो O2 के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कहोगे और CO2 के प्रेशर को क्या कहोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। भाई ए बी की जगह यहाँ क्या लिख लिया, O2 CO2 लिख लिया, तो इसको मिटा देते हैं। हम लोगों के ब्लड में O2 और CO2 दोनों हैं, नाइट्रोजन भी थोड़ी पाई जाती है।
इस नाते हमारे ब्लड में गैसेज का जो प्रेशर है उस इंडिविजुअल प्रेशर को क्या कहोगे? पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन वाले को पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और कार्बन डाइऑक्साइड वाले को पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। एक लाइन जरा लिख लीजिए। इन एनसीईआरटी में लिखा है, इन मिक्सचर ऑफ गैसेज प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय इंडिविजुअल गैस, किसी एक विशेष गैस के द्वारा जो प्रेशर कंट्रीब्यूट किया जाता है उसको कहते क्या हैं? उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कहा जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहोगे? PO2। और फिर कहा जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको क्या कहोगे? स्मॉल p CO2। छूट रहा क्या बेटा सिराज? छूट रहा क्या? जरा इधर आओ, देखो बेटा, यही सबसे बेहतर डायग्राम है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भी है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जब दो गैसेज हैं तो पार्शियल प्रेशर होगा। एल्वियोलाई में O2 का पार्शियल प्रेशर 104 और CO2 का पार्शियल प्रेशर 40। ऐसे ही जो ब्लड इधर से आया है उसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 और O2 का 40। जो आया है वो कौन सा है? डीऑक्सीजनेट। अच्छा, जो ब्लड इधर से इधर गया है वो ऑक्सीजनेटेड होगा, और ऑक्सीजनेटेड में O2 का पार्शियल प्रेशर और CO2 का पार्शियल प्रेशर वही यहां भी लिखा हुआ है। अच्छा, टिश्यू के अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर और CO2 का 45, और जो ब्लड जा रहा है वो कौन सा है? उसमें O2 का और CO2 का। तो हमको ये सब याद होना चाहिए कि किस जगह पर पार्शियल प्रेशर किसका कितना होता है, O2 का कितना होता है और CO2 का। इसको टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं, आप भी लिख लीजिए। इसको टेबल के फॉर्म में लिख लीजिए। देखो, एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है, एल्वियोलाइम कितना होता है, डीऑक्सीजनेटेड में कितना होता है, ऑक्सीजनेटेड में कितना होता है, और टिश्यू। बस बता दीजिए। ये रटना है। एटमॉस्फेयर में कितना है? 159। MMHg नहीं लिख रहे हैं ना, है ना? MMHg बार बार लिखेंगे तो कहां जगह कम पड़ जाएगी। और इसका कितना है? 0.3 MMHg। एल्वियोलाई में इसका कितना है? 104। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 40। ऑक्सीजनेटेड में कितना है? 95। और टिश्यू में कितना है? 40। अच्छा, CO2 का बताओ।
एल्वियोलाई में कितना है 40, डी ऑक्सीजनेटेड में 45, ऑक्सीजनेटेड में 40 और टिश्यू में 45। चलो वापस चलते हैं, यहां आ जाओ, आराम से बताएंगे। एल्वियोलाई में O2 कितना है, सिर्फ O2 देखेंगे, CO2 नहीं, 104। और यहाँ डी ऑक्सीजनेटेड में कितना है 40, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है। नियम से कहाँ जाना चाहिए, एल्वियोलाई से ब्लड। अब जब एल्वियोलाई से ब्लड में O2 आएगी तो ब्लड में O2 बढ़ेगा और 40 से बढ़ के हो जाएगा कितना 95, और ब्लड का नाम क्या हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड। अच्छा, ये जब यहाँ पहुंचेगा तो ब्लड में कितना है 95 ऑक्सीजन, और टिश्यू में कितना है, तो जब यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन जाएगी तो ब्लड में घटेगी नहीं, और ब्लड में घटेगी तो 95 से घट के क्या हो जाएगी 40, और ब्लड कैसा हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ फिर आए, फिर से O2 लिए तो ब्लड में O2 बढ़ा, कितना हुआ 95, फिर O2 दिए तो ब्लड में O2 घटा, कितना हो गया 40। सिर्फ O2 का देखिएगा, अगर हम सिर्फ O2 के पार्शियल प्रेशर को देखें तो O2 कहां से कहां जा रही है, तो कहोगे एल्वियोलाई से ब्लड में जा रही है और ब्लड से टिश्यू में। अब सिर्फ CO2 देखिएगा, टिश्यू में CO2 कितने पर है 945 पर है, और यहाँ कितने पर है 40 पे, तो भाई यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो क्या है ब्लड में आ जाएगी। तो जब CO2 यहाँ आएगी तो ब्लड में बढ़ेगी, और बढ़ के कितनी हो जाएगी 45 हो गई, ठीक है। अब ये यहाँ पहुंचेगा, यहाँ कितना है 45 और यहाँ कितना है 40, भाई यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो यहाँ से यहाँ जाएगी। अगर यहाँ से यहाँ जाएगी तो ब्लड में घटेगी भी तो, और ये 45 से घट के क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। सिर्फ CO2 का बताइएगा, अगर हम CO2 के पार्शियल प्रेशर पर नजर डालें तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि CO2 कहाँ से चलेगी, टिश्यू से कहाँ ब्लड में, और ब्लड से एल्वियोलाई में। कंक्लूसिव लाइन, अगर हम प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ O2 CO2 पर नजर डालें तो हमको ये दिख रहा है कि O2 का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, एल्वियोलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू, और CO2 का टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वियोलाई, ठीक है। तो घुमा फिरा करके एल्वियोलाई से टिश्यू किसको आना है ऑक्सीजन को, और टिश्यू से एल्वियोलाई किसको जाना है कार्बन डाइऑक्साइड को। अब लिखो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंडिकेट दैट क्या O2 डिफ्यूज फ्रॉम, बताओ कहां से कहां चलेगा, कहां से कहां, तो कहोगे एल्वियोलाई ब्लड एक और दूसरा ब्लड से टिश्यू। अच्छा, पार्शियल प्रेशर आप CO2 पर अगर नजर डाल दिया जाए, क्या CO2 कहां से कहां जाएगा, टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वियोलाई, ठीक है। तो O2 ट्रांसपोर्ट कहां से कहां हुआ है, O2 का मेन काम है कि वो एल्वियोलाई से टिश्यू जाए, और CO2 कहां जाए टिश्यू से एल्वियोलाई। तो ऑल फैक्टर इन बॉडी फेवर
O2 from alveoli to tissue और CO2 from tissue to alveoli। एक क्वेश्चन और बता दो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि O2 के एक्सचेंज के लिए प्रेशर में कितना अंतर है, तो अंतर दिख रहा है, यहाँ भाई 104 है, यहाँ 40 है, तो कितने का अंतर है? तो कहोगे 64 का अंतर है, नहीं अंतर। अच्छा, यहाँ 95 है, यहाँ 40 है, तो कितने का अंतर है? तो यहाँ 55 का अंतर है। तो प्रेशर डिफरेंस फॉर O2 एक्सचेंज कितना है? तो कहोगे एल्वेओलाई की सरफेस पर 64 है और टिश्यू की सरफेस पर क्या है, 55 है। लेकिन CO2 का जब एक्सचेंज होता है तो कितने का अंतर है? तो यहाँ देखो 45 है, यहाँ 40 है, तो कितने का अंतर है? तो केवल 5 का अंतर है। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ 45 है, यहाँ 40, तो फिर कितने का अंतर है? तो पहले तो आप रट लीजिएगा, O2 के एक्सचेंज के लिए प्रेशर में डिफरेंस कितना है? तो कहोगे प्रेशर में डिफरेंस एल्वेओलाई पर 64 है और टिश्यू पर 55 है। लेकिन CO2 के एक्सचेंज के लिए चाहे यहां हो और चाहे यहां हो, सिर्फ कितने का है? 5 का। लिखो, प्रेशर डिफरेंस फॉर O2 डिफ्यूजन कितना है? तो कहोगे 64 mmHg है। कहां पर? और 55 mmHg है। कहां पर? लेकिन अगर आपसे कहा जाए प्रेशर डिफरेंस फॉर CO2 डिफ्यूजन तो कितना है? तो कहोगे सिर्फ और सिर्फ 5 mm। और कहां पर? दोनों जगह, एल्वेओलाई पर भी और। तो आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? अजीब लगना चाहिए। कैसे भाई? O2 के एक्सचेंज के लिए 64 या 55 बहुत बड़ा अंतर है और CO2 के लिए केवल 5 का अंतर। इसका मतलब कुछ तो खेल है, डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए दोनों का, तो डिफरेंस बराबर नहीं है। O2 के एक्सचेंज के लिए डिफरेंस कितने का है? तो कहोगे 55 का अंतर है टिश्यू पर, 64 का अंतर है लंग्स पर, और CO2 के लिए केवल 5 का अंतर। क्यों? उसका भी 64 का अंतर होना चाहिए, उसका भी 55 का अंतर होना चाहिए, आस पास होना चाहिए। भाई चलो, उनका 55 था, उनका 50 हो जाता तो भी हम लोग मान लेते, लेकिन इनके में केवल 5 का अंतर, उनके में 55 का अंतर। कुछ ज्यादा नहीं अंतर लग रहा है? तो कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ी सुनिए क्या है। गड़बड़ी है सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। CO2 की सॉल्युबिलिटी O2 से बहुत ज्यादा होती है। कितनी? 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। आप सोचो, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी तो ज्यादा होगा। तो CO2 बहुत तेजी से डिफ्यूज होती होगी, तो कम डिफरेंस में ही काम चल जाएगा। और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम, जैसे O2 की सॉल्युबिलिटी कम है, अगर O2 की सॉल्युबिलिटी कम है तो रेट कम होगा। तो बढ़ाने का क्या तरीका है? प्रेशर में डिफरेंस बढ़ा दीजिए। तो O2 की सॉल्युबिलिटी कम है तो डिफरेंस ज्यादा रखा गया है, और CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो डिफरेंस कम रखा गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन देख लीजिए जरा। यहां देखो जरा, यहां कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। मान लेते हैं कि यहां कर दिया जाए 44,
देख लो बेटा, कॉन्सेप्ट एक देख लो, यहाँ 44 कर दिया जाए, यहाँ 45, कितने का अंतर बचा? 1 का अंतर बचा। अच्छा यहाँ देख लो, यहाँ 95 है, यहाँ 94 कर दिया जाए, कितने का अंतर बचा? 1 का अंतर बचा। अब बताओ अब बताओ O2 का डिफ्यूजन फास्ट होगा कि CO2 का? यहाँ 45 है, यहाँ 44 कर दिया जाए, 1 का अंतर है। यहाँ 95 है, यहाँ 94 कर दिया जाए, 1 का अंतर है। बताओ O2 का डिफ्यूजन तेज होगा कि CO2 का डिफ्यूजन तेज होगा? तो कहोगे CO2 का डिफ्यूजन O2 से तेज होगा। कितने गुना? 20 से 25 गुना। कब? जब 1 mm डिफरेंस का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा है। किससे? ऑक्सीजन। तो इसी का हल नेचर ने क्या निकाला है? इसका नेचर ने हल निकाला है कि जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है उसके प्रेशर में अंतर कम रखो, और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है उसके प्रेशर में अंतर ज्यादा रखो। अगर अंतर बराबर का रखा जाता तो इधर भी 1 का रखा जाता, इधर भी 1 का रखा जाता, तब क्या होता? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 20 से 25 गुना ज्यादा होता। किससे? ऑक्सीजन से। अगर अंतर कितने का रखते? 1 का। 1 को पर यूनिट कहते हैं, 1 को। तो अगर पर यूनिट डिफरेंस रखा जाए तो किसका रेट ज्यादा होगा? CO2 का। किससे? O2 से। कितने गुना? 20 से 25। लिखो। चलिए साइड में लिखिए इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। solubility of CO2 is about कितने गुना? 20 से 25 गुना मोर देन O2। 20 से 25 गुना ज्यादा होती है किससे? ऑक्सीजन से। एट पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। इसी नाते रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 इज अबाउट क्या? 20 से 25 टाइम मोर देन O2 एट पर यूनिट डिफरेंस। पर यूनिट डिफरेंस पर कितने गुना ज्यादा होगा? 20 से 25, जब दोनों का 1 का अंतर होगा। इसी नाते उसका हल निकाला गया है। जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसका डिफरेंस कम, और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम उसका डिफरेंस ज्यादा। वैसे आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं, लेकिन याद कर लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रेट ऑफ O2 डिफ्यूजन कितना होता है, और रेट ऑफ CO2 डिफ्यूजन कितना होता है, तो ये लगभग 250 ml पर मिनट होता है, और ये लगभग 200 ml पर मिनट होता है। साइड में हेडिंग डालिए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन।
और एक डायग्राम बना लीजिए। अब सवाल है कि तीन फैक्टर थे, एक था प्रेशर में डिफरेंस, उसको हम लोग देख ही लिए हैं। दूसरा था क्या, सॉल्युबिलिटी, उसका असर भी देख लिए हैं। और तीसरा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन था, उसको देख लेते हैं। एल्वियोलाई की सरफेस पर आपको पहले से ही पता है कि जो O2 है वो निकल के कहाँ आता है, ब्लड में आता है, जबकि CO2 निकल के कहाँ जाता है, एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई की सरफेस पर जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, मतलब ऑक्सीजन को यहाँ से निकल के यहाँ तक आना या CO2 को यहाँ से यहाँ तक जाने में किसको किसको पार करना पड़ेगा, उसी को कहेंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। देखो सबसे पहले किसको पार करेंगे, तो कहोगे थिन एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, जो कि बनी किसकी होती है, स्क्वामस एपिथेलियम। अभी आगे पढ़ेंगे टिश्यू, उसमें स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे, अभी रटेंगे। इसकी खास बात है कि केवल एक सेल थिक, इधर देखो ये एक स्क्वामस सेल है, ये एक दूसरी स्क्वामस सेल है, ये तीसरी, ये चौथी। तो O2 को सिर्फ इसी को ऐसे पार करना है। एक सेल थिक है, ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक से थिक लेयर कौन सी है, तो कहोगे थिन एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। फिर सेकेंड नंबर पर आती है बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस नॉन सेलुलर, मतलब ये सेल का नहीं बना होता है, ये नॉन सेलुलर होता है, ये सिक्रीशन होता है, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये इतनी पतली लेयर है तो इसको सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। स्क्वामस एपिथेलियम बहुत पतली है, इस नाते इसको सपोर्ट करने के लिए क्या पाया जाएगा, बेसमेंट सब्सटेंस या बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्ट स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। अच्छा, इधर की लेयर भी तो पतली है, इसको भी तो सराउंड इसको करना है। तो स्क्वामस एपिथेलियम जो एल्वियोलाई की है और जो स्क्वामस एपिथेलियम कैपिलरी की है, इन दोनों के बीच में क्या पाई जाएगी, बेसमेंट सब्सटेंस। फिर तीसरी लेयर आएगी, ये कैपिलरी है और कैपिलरी की लेयर को एंडोथेलियम कहते हैं। और ये भी क्या है, ये भी स्क्वामस एपिथेलियम है। तो देखिए इस स्क्वामस एपिथेलियम को भी सपोर्ट करेगी और इस स्क्वामस एपिथेलियम को भी सपोर्ट करेगी कौन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सीजन का मूवमेंट किस क्रम में होता है, तो पहले किसको पार करेंगे, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, फिर किसको पार करेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और फिर किसको पार करेंगे, एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। अच्छा, CO2 पूछा जाए तो सबसे पहले एंडोथेलियम पार करेंगे, फिर बेसमेंट पार करेंगे, फिर स्क्वामस या थिन एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई पार करेंगे। एक और क्वेश्चन, ये इतनी मोटी है, ये इतनी मोटी लेयर ही तो है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी होनी चाहिए, तो कहा गया है कि 1 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। 1 मिलीमीटर से कम, एग्जैक्ट वैल्यू 0.5 मिलीमीटर। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन टिश्यू पर कैसे बनता है, तो इससे टिश्यू वाला तो आंसर निकलेगा नहीं, टिश्यू के लिए हमको यहीं चलना पड़ेगा। जरा बताओ टिश्यू के सरफेस पर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसे बनेगी। तो यहाँ ये वाली, ये ब्लड वेसल है,
और ये टिश्यू है, तो यहां ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एट टिश्यू सरफेस पर क्या होगी? तो ये तो कैपिलरी ही है और ये है सेल की मेम्ब्रेन, तो वहां कैपिलरी और सेल की मेम्ब्रेन होगी और बीच में यहां भी क्या मिलेगा? वही बेसमेंट मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जल्दी ना करिएगा। एल्वियोलाई की सरफेस पर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 लेयर, कौन कौन सी? स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, दूसरा बेसमेंट और तीसरा एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। लेकिन जैसे टिश्यू पर पहुंचेगा कहानी बदल जाएगी। टिश्यू पर क्या मिलेगी? एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन और बाद में क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन। लिख लो। एट alveolar surface diffusion membrane फॉर्म बाई, तो सबसे बाहर क्या होगी, बीच में क्या होगी और अंदर क्या होगी? बताओ बेटा। सबसे बाहर होगी स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ, दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन या सब्सटेंस कह सकते हो, और तीसरी कैपिलरी। एक क्वेश्चन और, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी होगी? तो कहोगे लेस देन 1 मिलीमीटर। एग्जैक्ट वैल्यू ये स्पेशल क्वेश्चन है। एट टिश्यू सरफेस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, टिश्यू सरफेस पर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का हाल क्या होगा? तो कहोगे एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है। बेसमेंट तो यहां भी होगी, और फिर मिल जाएगी सेल मेम्ब्रेन। ऑफ टिश्यू सेल। तो जरा एनसीईआरटी ओपन करो। और पहली ही लाइन टिक कर लो। एल्वियोलाई आर क्या लिखा है? प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच भी, लेकिन मेन साइट कहाँ है? एल्वियोलाई है। O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है ये अंडरलाइन करो, ऐसे टिक कर लो। सिंपल डिफ्यूजन से होता है, और उसके पीछे लिखा मेनली बेस्ड ऑन, किस पर? प्रेशर या क्या? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन।
इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसको इफेक्ट करेंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को 3 लोग इफेक्ट करेंगे। पहला प्रेशर में डिफरेंस, दूसरा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, और दूसरा सॉल्युबिलिटी, और तीसरा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये फर्जी कहानी लिखी है। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैस, कहते क्या हो, पार्शियल प्रेशर PO2 फॉर ऑक्सीजन और PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज 2 गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एयर, और उनकी साइड टेबल में दी है, तो भी टेबल में देख लेंगे, पहले टेबल ही पढ़ लेते हैं। O2 ले लो, CO2 ले लो। एयर में 159 है, सब mmHg में है वैल्यू, 104 है, 40 है, 40 है, 45 है, 95, 40, 40 और 45। देखो O2 कैसे चलता है भाई, एल्वियोलाई से निकल के किस में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहां जाएगा, टिश्यू में। अच्छा CO2 बताओ, CO2 देखो टिश्यू से निकल के ऑक्सीजनेटेड में आएगा, और डीऑक्सीजनेटेड से कहां जाएगी, एल्वियोलाई। तो ये इधर से इधर चलेगी और ये इधर से इधर चलेगा। यहां एक काम की लाइन लिखी है कि यदि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखो किसका, तो ये कहां से कहां है, एल्वियोलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू। लेकिन ये तो वही सब डाटा है डायग्राम में। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसके लिए देख लें, CO2 के लिए देख लें, तो ये उल्टा दिखाई पड़ रहा है। कहां शुरू करेंगे, टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वियोलाई। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 कितने गुना, 20 से 25 गुना ज्यादा है किससे, O2। इसी नाते अमाउंट ऑफ CO2 जो डिफ्यूज करेगी, ये क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है, पर यूनिट डिफरेंस, वो काफी ज्यादा होगी किससे, ऑक्सीजन। और कितने गुना ज्यादा होगी, 20 से 25 गुना ज्यादा होगी। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनी है 3 लेयर। पहला थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, और बीच में क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस। और बेसमेंट सब्सटेंस में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो सपोर्ट कर रही है स्क्वामस एपिथेलियम, और वही बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है किसको, एंडोथेलियल सेल ऑफ कैपिलरी। टोटल थिकनेस, टोटल थिकनेस देखो लिखा है, टोटल थिकनेस इज मच लेस देन ए मिलीमीटर। ए मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर। सभी फैक्टर क्या चाह रहे हैं, सभी फैक्टर ये चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन कहां से कहां जाए, एल्वियोलाई से टिश्यू, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से कहां जाए, टिश्यू से एल्वियोलाई। ये डायग्राम देख लो, ये आया हुआ डायग्राम है। देखो यहां स्पष्ट लिखा है, ये देखो लिखा है 1 सेल थिक, टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। 1 सेल थिक, यहां लिखा क्या है, स्क्वामस एपिथेलियम। ये बेसमेंट सब्सटेंस है, ये एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी है। ये जगह कौन सी है, एल्वियोलर कैविटी है। कैपिलरी के अंदर क्या पाए जाएंगे, ब्लड सेल, और ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है। अच्छा इधर देख लो, एल्वियोलाई है, ऑक्सीजन कितने पर, 104, कार्बन डाइऑक्साइड 40। इधर से ब्लड कौन सा आया होगा, डीऑक्सीजनेटेड। इसमें बढ़ा लो, यहां लिख दो क्या, 45, और ये कितने पर, 40 पर। इधर से ब्लड आया कैसा, O2 कितने पर, CO2, तो यहाँ O2 के ऊपर लिख दो 95 और CO2 के ऊपर लिख लो 40। यहाँ उसके नीचे O2 कितने पर, 40, और CO2 कितने पर, 45। बस इतनी सी बात बढ़ानी है। बढ़े बेटा आगे, हेडिंग डालो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज।
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, सुन लीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस का मतलब क्या है? मतलब तो यह है कि जो एल्वियोलाई से O2 निकल के ब्लड में आई है उसको टिश्यू तक ले जाना है, और टिश्यू से जो CO2 निकल के ब्लड में आई है उसको एल्वियोलाई तक लाना है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज का मतलब है O2 ट्रांसपोर्ट करना है कहां से कहां? एल्वियोलाई से टिश्यू, और CO2 ट्रांसपोर्ट करना है टिश्यू से एल्वियोलाई। कौन करेगा? तो ट्रांसपोर्ट का काम तो केवल ब्लड करेगा। अच्छा, ब्लड में कौन करेगा? ऑप्शन सुनो, आरबीसी करेगा कि डब्ल्यूबीसी करेगा कि प्लेटलेट करेगा कि प्लाज्मा करेगा? गैसेज का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? तो दो लोग करेंगे, आरबीसी कुछ करेगी और कुछ प्लाज्मा करेगी, ना तो डब्ल्यूबीसी करेंगे और ना प्लेटलेट करेंगे। अब ट्रांसपोर्ट हमको दो करने हैं, O2 भी करना है और CO2। तो पहले जनरल बातें दो तीन लिख लो। O2 transport from alveoli to tissue और CO2 transport from टिश्यू टू एल्वियोलाई। ठीक है, O2 या CO2 ट्रांसपोर्ट या गैसेज ट्रांसपोर्ट बाई किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। अब ब्लड में किसके द्वारा? तो आरबीसी के द्वारा, और कुछ आरबीसी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और कुछ प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब हमको O2 ट्रांसपोर्ट में कितना परसेंट O2 आरबीसी से और कितना परसेंट O2 प्लाज्मा से, और CO2 ट्रांसपोर्ट में भी कितना परसेंट CO2 आरबीसी से और कितना परसेंट CO2 प्लाज्मा से, ये लिखना है। अगर हम O2 ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है? तो ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसपोर्ट करनी है। कहां से कहां? तो एल्वियोलाई से टिश्यू ले जाना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होती है, 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml में 20 ml, तो 1000 ml में 200 ml, और ब्लड हमारे पास कितना है? 5000 ml है। तो कुल कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है? 1000 ml के आसपास हम लोग को मोटा मोटा क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो पहला सवाल तो ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है? तो कहोगे 20 ml O2 पर 100 ml ब्लड, हमको इसी को ट्रांसपोर्ट करना है। अभी लिखो नहीं, सुन लो फिर लिख लिया, लिखने टाइम देंगे। अब ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? तो O2 का 97% O2, कितनी? 97% O2 बाई आरबीसी करेंगे। कैसे करेंगे? एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन, अभी लिखने टाइम देंगे। तो बची कितनी? केवल 3% तो बची। तो ये कौन करेगा? बाई, अभी मैंने पीछे बताया था ना, या तो आरबीसी करेगा या तो प्लाज्मा करेगा। 97% किसने कर दिया? आरबीसी। तो बची कितनी? 3%। किस फॉर्म में? एज डिजॉल्व O2 इन प्लाज्मा। तो हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन आई तो 97% आरबीसी के अंदर चली गई और 3% वही प्लाज्मा में क्या हो गए? डिजॉल्व हो गए। लेकिन जब CO2 ट्रांसपोर्ट की बारी आती है तो CO2 मेनली कहां मिलेगा हमको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वही तो मिलेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिलेगा। और लगभग लगभग कितना होता है? तो 4 ml CO2 पर 100 ml ब्लड। याद रखिएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड? 4 ml होती है। और ऑक्सीजन कितनी होती है? 20 ml होती है। अब इसका ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? तो CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 पार्ट में होता है। अभी लिखिएगा नहीं, लगभग लगभग 20 से 25% CO2 कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? तो कहोगे बाई आरबीसी। अब आरबीसी ट्रांसपोर्ट करेगी तो किस फॉर्म में? एज कार्बा मीना हीमोग्लोबिन। ये क्या है अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, भी रटेंगे आप। अभी लिखो ना, लिखने टाइम देंगे। लगभग लगभग 70% CO2 कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? प्लाज्मा। कैसे? एज बाइकार्बोनेट आयन H CO3 माइनस या तो NaHCO3, ये मिल जाएगा। तो बची कितनी? लगभग लगभग 7% के आसपास बची। ठीक है, ये भी प्लाज्मा से ही होगी। बस याद रखना है ये डिजॉल्व CO2 इन प्लाज्मा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड है, उस 4 ml का 25% आरबीसी, 4 ml का 70% प्लाज्मा और 4 ml का 70% प्लाज्मा। लेकिन प्लाज्मा में 2 फॉर्म में है। प्लाज्मा में 2 फॉर्म में है। एक है बाइकार्बोनेट आयन। तो जब ये डिजॉल्व स्टेट में होती है तो डिजॉल्व स्टेट में होती है H2CO3 के फॉर्म में। ये याद रखिएगा, डिजॉल्व स्टेट में H2CO3 के फॉर्म में। और यहां किस फॉर्म में है? SCO3 माइनस। अब लिखो, ये बताओ O2 का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? तो O2 का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा इन आरबीसी। और CO2 का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट आयन, लेकिन कहां? प्लाज्मा। तो O2 के ट्रांसपोर्ट में आरबीसी ज्यादा इन्वॉल्व है और CO2 के ट्रांसपोर्ट में प्लाज्मा ज्यादा इन्वॉल्व। ये याद रखिएगा, लिखे। ये स्पेशल है। बाइकार्बोनेट आयन SCO3 माइनस है, लेकिन जब डिजॉल्व स्टेट कहेगा तो क्या कहोगे? H2CO3 कहोगे। लिख लीजिए, मैक्सिमम O2 ट्रांसपोर्टेड। तो कहेंगे एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। फिर क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम
CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे, एज बाई कार्बो आयन इन प्लाज्मा। जरा एनसीईआरटी ओपन करें। पहली लाइन टिक कर लें। ब्लड ही मीडियम है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। लगभग 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। और आरबीसी के अंदर क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बची कितनी, 3% कैरीड बाय डिजॉल्व स्टेट इन द प्लाज्मा। बात खत्म, जहां तक O2 ट्रांसपोर्ट है। लगभग 20 से 25% CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। तो बची कितनी, 70% कैरीड एज क्या, बाई कार्बोनेट। तो 7% क्या है, डिजॉल्व स्टेट। बस डिजॉल्व स्टेट के नीचे लिख दीजिए H2CO3। और डिजॉल्व स्टेट किसमें होगी, प्लाज्मा में। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 हो नहीं पाएगा, तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे अगले लेक्चर पर पढ़ा जाएगा।